नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस किसान चौपाल में, जो हम लखीमपुर खीरी में लगा रहे हैं। और जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, गन्ना प्रबंधन, जिसमें रोग कीट नियंत्रण के बारे में, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, इरिगेशन के बारे में, साथ में ट्रैक्टर टायर रख रखाव के बारे में जो है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे आज के कार्यक्रम में सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। आपके पास नोटपैड और पेन है, कोई भी समस्या जो भी एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हो तो आप नोट डाउन कर ले। कार्यक्रम के अंत में जो है आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ में आपको सभी स्पीकर्स को गौर से सुनना है, क्योंकि हर स्पीच के बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो वो टेस्ट भी होगा कि आप गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका। डॉक्टर दया श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK 2 सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सर सीतापुर से आए हैं आप लोगों के लिए। मैं चाहूँगी कि आप लोग तालियां बजाते रहें। हमारे साथ है आर्यादेश दीपक मिश्रा सर, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर KVK 2 मांजरा लखीमपुर से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अमित मिश्रा सर, सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर हर्बिसाइड्स धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है शेखर गर्ग सर, डिप्टी मैनेजर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है देवेंद्र सिंह सर, एरिया मैनेजर सीएट लिमिटेड से, जो कि टायर रख रखाव के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक दुबे सर, एग्रोनॉमिस्ट है, रिवलिश इरिगेशन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि आपको टपक सिंचाई के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आज की नीड हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टपक सिंचाई की इंपॉर्टेंट को समझना। इसके बारे में जानकारी देंगे। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अमित ढाका सर, टेरिटरी मैनेजर रिवलिश इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। ये आप लोगों के ही बीच से हैं और ये इधर रिवलिश का जो भी इरिगेशन है वो सर देखते हैं। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले और सबसे अच्छे से मैं स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का। हमारे यहाँ पे जितने भी मौजूद किसान भाई बहन हैं, आप सभी का स्वागत है। और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो ये हमारा वीडियो देखेंगे, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पे मौजूद किसान हैं, हमारा ग्रीन टीवी चैनल है और 13 लाख से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को जो है वो देश के दूसरे पार्ट में भी, दूसरे जगह के लोग भी देख पाएंगे। तो आप लोगों को खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और तालियां बजाते रहना है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और किसी भी चीज़ की अगर खेती की अगर हम बात करें तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है वो मिट्टी की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं इसके बारे में ज़्यादा जागरूक करने के लिए और जानकारी लेने के लिए मैं आप लोगों के ही बीच से KVK 2 लखीमपुर से आर्यादेश दीपक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप हमारे मौजूद जो भी किसान भाई बहन हैं उनको और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो भी देखेंगे उनको बताइए कि स्वास्थ्य मृदा की क्या इम्पोर्टेंट है और मृदा ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के लिए। आपको गौर से सुनना है। सर के बोलने के बाद एक सवाल पूछा जाएगा। सभी को नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा। कोशिश करता हूं जो हमें विषय दिया गया मैं इस पे थोड़ा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसका क्या महत्व है हमारी खेती में। चाहे हम गन्ना उत्पादन करें या दाल उत्पादन करें या कोई भी फसल उत्पादन अगर करते हैं, उसमें जो मुख्य चीज़ है वो है मिट्टी, क्योंकि यहीं से हमारे पौधे को या हमारी फसलों को सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उसकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हमको सही फसल प्राप्त
नहीं हो सकती है। इस विषय में कहना चाहूँगा 2 चीज़ें। एक तो हमें जो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य है उसके लिए हमें जो हम खाद एवं उर्वरक कह सकते हैं या जो हम केमिकल जितने भी बीमारी और उसका जो उपयोग करते हैं उन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं 1-2 अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पड़ोसी ने कोई भी दवाई दिया या जितनी खाद दिया हम क्या करते हैं उतनी ही खाद हम कोशिश करते हैं या उससे ज़्यादा दे दिया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास अभी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी है और कुछ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड का पीछे जो डाटा दिया होता है कि आने वाले भविष्य में इसमें कौन कौन सी अगर फसल लगाते हो तो उसमें कितनी खाद देनी है, कितनी हमें गोबर की खाद देनी है, कितने हमें नाइट्रोजन देना है, कितना हमें फास्फोरस देना है, कितना हमें पोटास देना है। देखा है आपने ध्यान करके? क्या आप देते हैं? ज़्यादा देते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा देना भी हमारे लिए, जिस तरह से अगर खाना किसी कोई ज़्यादा खा लेगा तो वो भी तो हमारे लिए उसका भी तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो अगर हमको अपना मृदा स्वास्थ्य ठीक रखना है तो सर्वप्रथम जो हमारे उर्वरकों का या खाद का जो उपयोग है वो संतुलित मात्रा में करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी जो उदाहरण की बात शुरू की थी, क्या होता है कि जब हमारे कहीं भी आप जाते हैं, कोई लेक्चर देता है या कोई आपको बताता है कि चलिए हम गन्ने की खेती में हमको सपोज 100 किलो नाइट्रोजन आपको देना है 1 हेक्टेयर में। उदाहरण ले लेते हैं कि 100 किलो नाइट्रोजन देना है, तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई कितनी नाइट्रोजन देंगे, कितनी यूरिया देंगे अगर आपके पास यूरिया है, कितनी आप डीएपी देंगे अगर आपके पास डीएपी है, या अगर वही एनपी है, एनपीके अगर आपके पास है तो कितनी देंगे। नाइट्रोजन यूरिया में कितने % होती है? तो अगर हम 1 बोरी यूरिया देते हैं तो हमारे खेत को नाइट्रोजन कितना मिलता है? लगभग 23 किलो। ये गणित बहुत ही कम किसान हमारे फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि किताबों में नाइट्रोजन लिखा रखता है, उसकी कैलकुलेशन के आधार पे नहीं दिया जा रहा है। दूसरा क्या होता है, जब हमारी कोई बीमारी आती है या कोई कीड़े का प्रकोप होता है किसी भी फसल में, तो हम सीधा जो दुकानदार है उसके पास जाते हैं और बताते हैं भाई हमारे बीमारी लगी है और हमें दे दो। तो वो जो भी उठा के दे देता है हम लेके चले आते हैं और दे देते हैं। फिर दोबारा जाते हैं, अरे इससे तो फायदा नहीं हुआ, तो वो दूसरा दे देता है। प्रायः ऐसा हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में यहाँ पे अनुभव किया है। उसके लिए मैं किसानों से कहना चाहूँगा, जब भी आपको कोई बीमारी या कोई कीड़े का प्रकोप आपकी फसल में दिखता है तो बिना किसी एक्सपर्ट के, और एक्सपर्ट आपके कृषि विभाग में, कृषि विभाग के बहुत से अधिकारी हैं, या आपके जिला के अंदर 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद में है जो 7 विकास खंडों में कार्य करता है, जो कि आपके मितौली, पसगवां, कुंभी, उधर के जो एरिया हैं वहाँ पे आपका कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद है। वहाँ पे आपके हर विषय के वैज्ञानिक हैं और उनके साथ आप जुड़िए। और हम लोगों क्या करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, ग्रुप बना के रखे हैं किसानों के। जब आप जाएंगे आप तुरंत ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके खेत में अगर कोई समस्या है तो आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींच के उस ग्रुप में डाल दीजिए या छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए, आपकी फसल में क्या बीमारी है इसमें या क्या कीड़े का प्रकोप है, ये सारी जानकारी आपको वहीं घर बैठे मिल जाएगी। और उसके लिए आपको कौन सी दवाई देना है ये जानकारी भी आपको मैसेज में ही मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से जो आपका मिट्टी की जांच, सॉइल हेल्थ के लिए आपको अगर अपनी मिट्टी की जांच करानी है तो आप नज़दीक के केवीके में, चाहे आप जमुनाबाद बताएं, और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है मजरा, ये निगाशन रोड पे पड़ता है। हमारे लखीमपुर में
2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक आपका जमुनाबाद में है जो उधर के 7 विकास खंडों में काम करता है। एक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जो मजरा में है, महेवागंज निगाशन रोड पे पड़ता है, जो कि हम लोग 8 विकास खंडों में काम करते हैं। विकास खंडों के नाम भी बताए थे। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ग्रुप बना रखे हैं। जो भी किसान हम गांव में जाते हैं उनसे, इसीलिए आपके देखा होगा यहाँ भी जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है आपके मोबाइल नंबर लिए गए हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग भी जब भी गांव में जाते हैं या किसान हमारे पास आता है तो हम उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और हम लोगों के ग्रुप चल रहे हैं जिसमें हम जोड़ देते हैं। और आप लोगों को भी हम जब आते हैं किसान हमारे पास तो उनको नंबर देते हैं, जहाँ से आप कोई भी अगर बीमारी है या आप कोई भी फसल लगाना चाहते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उस विषय के, उनसे आप डायरेक्ट संवाद करके कि सर हम ये फसल लगाना चाह रहे हैं, हमारी मिट्टी ऐसी है, उसमें हम कितनी खाद दें, कितना गोबर की खाद दें, कितना फर्टिलाइजर दें, या ये बीमारी लगी है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, आप लोगों को आसानी से ये जानकारी मिल जाएगी। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो भी सर बताएंगे आपको गौर से सुनना है और आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। सर आपने जो बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछिए। आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा। और एक सवाल मैंने पूछा था या बताया था, अभी उसी में से एक सवाल पूछता हूँ कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? चलिए सही जवाब है। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी स्पीकर्स के बाद जो है एक सवाल पूछा जाएगा। कोई भी समस्या है तो वो आप जो है वो नोट डाउन कर ले और कार्यक्रम के अंत में आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। साथ में हम 20 प्रगतिशील किसानों को सर्टिफिकेट भी देंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर दया श्रीवास्तव सर से, जो कि सीनियर साइंटिस्ट और केवी के हेड है सीतापुर से। सर आप हमारे किसानों को बताइए कि क्या महत्ता होती है पोषक तत्वों की, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट गन्ने में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जो उत्पादन आप कर रहे हैं कुल मिलाकर के, उसमें आपको ध्यान देना है कि कैसे किसान की जो आमदनी की बात हो रही है आप भी नहीं समझ पाते। आप कहते हैं ये छलावा है, किसान की आमदनी हो ही नहीं सकती डबल, और मैं कह सकता हूँ साहब डबल हो सकती है। डबल करने के 2 तरीके, या तो उत्पादन एक बढ़ा दीजिए या तो अपनी लागत कम कर लीजिए। सीधा दो फंडा है, बाकी और फंडे हैं, लेकिन एक बात है, या तो आप उत्पादन बढ़ा लीजिए, गन्ने का अगर कर रहे हैं तो गन्ने का उत्पादन आप कर लीजिए, लेकिन उत्पादन आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरकार की एक लिमिट है, गन्ना उतने पर्ची आएगी जितना रकबा आपका सर्वे में आएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा ना आपको। तो फिर क्या होगा, फिर आप आड़ती को लोकल बेचोगे, वहां आप मात खा जाओगे। आपको ऐसे समय पे क्या देना है, या तो उत्पादन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके मूल्य संवर्धित उत्पाद बना दीजिए। आप सिरका बनाइए ना, आप गुड़ बनाइए, गुड़ की कैंडी बनाइए, गुड़ की चॉकलेट बनाइए, गुड़ से बहुत सारे उत्पाद हैं। इस तरह से काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है बढ़ाने का, लागत को कम कर लीजिए। लागत कैसे कम होगी, बीज में, खाद में, दवा में, ये आप इसमें खुद आत्मनिर्भर बनिए, यानी खुद गन्ने का बीज तैयार करिए। महिलाएं बैठी हुई हैं, आज आप चीनी मिलों के साथ मिलकर के बहुत समूह बना लीजिए। समूहों के साथ नर्सरी, सिंगल बर्ड नर्सरी तैयार करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आप लोगों को काम मिल जाएगा, चीनी मिल से बात करिए, आपको कटिंग करके आपको सिंगल बर्ड नर्सरी के पौधा तैयार करिए, 10 लाख 20 लाख पौधा तैयार करिए, क्योंकि ये काम आप भी कर सकते हैं, हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं। आज आप गन्ना बेच रहे हो, मान लो सरकार कह रहे हो पैसा नहीं बढ़ा रही, गन्ने का नहीं बढ़ा रही, अरे तो आप गन्ने का बीज में बेचो ना, बीज में बेचोगे ज्यादा फायदा होगा। अब तो सरकार ने गन्ने के लिए स्पेशली गन्ना रजिस्टर्ड किसान डिक्लेयर कर दिया है। पंजीकरण करके आप अपने बीज उत्पादक किसान में नामक चिन्हित कर लीजिए अपने आप को। फिर क्या होगा, आपको गन्ना बीज के रेट से, यानी आपको 700 रुपये अगर रेट चल रहा है तो 700 रुपये मिलेगा आपको, चीनी मिल में आपको दोगे कम पैसा मिलेगा। तो ज़्यादातर बीज के रूप में करिए ना भाई। धान की आप खेती कर रहे हो, धान का अगर पैदा कर रहे हो, अनाज पैदा कर रहे हो, तो धान का समर्थन मूल्य 1940-1950 के आसपास मान लीजिए है। बीज आप लेने जाते हो तो 300 रुपये का मिलता है। तो साहब अनाज क्यों पैदा कर रहे हो, बीज पैदा करो ना। अभी 80% मार्केट आपका बीज के लिए खुला है। किसान अपना एफपीओ संगठन बना करके बीज उत्पादन पे लगेंगे तो किसान को ज्यादा फायदा होगा। अभी आप बीज, हमको किसी भी चीज का बीज देखिए तो हम बाजार से ला रहे हैं, 80% बीज हम बाजार से ला रहे हैं, और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो किसान अनाज की जगह पे अगर बीज करता है तो मैं समझता हूं 2 गुना तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा।
भाई गेहूं अगर आप बीज में बेचोगे तो 40 रुपए आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको लागत को कम करने के लिए जो मैं बता रहा हूं कि आप इसमें बीज उत्पादन पे लगिए। बीज उत्पादन करेंगे तो बीज आपके पास पर्याप्त रहेगा, उससे आपकी लागत बाजार से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब किसान बाजार जाता है तो जेब से पैसा निकलता है, और आज हर चीज के लिए आप बाजार जा रहे हैं, तो आपको लागत कम करनी है तो आपको बीज उत्पादन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। खाद के लिए जो मूल पोषक तत्वों की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि सभी को कि जितने भी देसी खाद और उर्वरक, ये दो चीजें अलग अलग हैं। खाद में बहुत सारी देसी खाद है, हमारी हरी खाद है, हरी खाद में ढैंचा सनई है, ढैंचा सनई कोई नहीं कर रहा है। ढैंचा सनई का उत्पादन, बीज उत्पादन करिए, क्योंकि मार्केट में ढैंचा सनई है ही नहीं है। इसको खेत में करिए और लगभग 80% नाइट्रोजन तो आपको इसी से मिल सकती है। उसके बाद एजोला है, एजोला पानी में बढ़ जाता है। सिंपल, आप घर में टैंक बनाइए, गड्ढा खोदिए, एजोला डाल दीजिए, एजोला 20 दिन में टैंक भर जाएगा। पशु को खिलाइए, 2 लीटर दूध बढ़ा देगा। और खेत में डाल दीजिए तो यूरिया का काम करेगा, नाइट्रोजन का काम करेगा। तो ये घर पे यूरिया की फैक्ट्री आपकी जो है, तो क्यों आपको रसायनों पे डिपेंड होना है? बहुत मतलब काहे केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा आप यूज करोगे? कम करो, मतलब मिश्रित रूप में करिए कि आधा केमिकल आधा। अब तो नैनो की भी बात आ रही, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आ गई है। कम मालिक्यूल, पहले बोरी बोरी भर ला देते थे। कुछ लोगों को बहुत सारा विश्वास अभी नहीं हो रहा कि साहब ये नैनो काम नहीं करती है। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, नैनो में क्या है कि वो काम करती है, लेकिन वो रिजल्ट जो आपको यूरिया से तुरंत मिल जाता है, नैनो के रिजल्ट कई दिनों के बाद मिलेंगे। यानी वो बहुत छोटा कण है। नैनो पार्टिकल 55,000 टुकड़े कर दीजिए दाने के, तो वो मॉलिक्यूल है, वो धीरे धीरे पौधे को देगा, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। तो उसे विश्वास करिए, सरकार अगर कोई तकनीक आपको देती है तो कुछ न कुछ उसको, उसके अंदर साइंस जुड़ा होता है, ट्रायल होते, परीक्षण होते, तब होता है। तो आप नैनो डीएपी भी आ गई, नैनो यूरिया भी आ गई, उसको भी मिला के प्रयोग करिए। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दानेदार छोड़ दीजिए, दानेदार को भी करिए, कुछ इनको करिए, और कुछ देसी खाद को, यानी गोबर की खाद। अभी आप पूछ रहे थे कितना लगाएं, वो चाचा चले गए। 250 कुंटल पर हेक्टेयर का रिकमेंडेशन है, तो कम से कम 250 कुंटल अगर नहीं डाल पा रहे तो 100 कुंटल तो डालो आप। और केचुआ खाद अगर डालना है तो 100 कुंटल केचुआ खाद आप बना लीजिए 1 हेक्टेयर के लिए, ये जरूर डालिए। इससे क्या होगा, जो आपके मित्र जीव खेत में हैं वो आपके मल्टीप्लाई करने के। मित्र जीव में क्या क्या है? ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा क्या करता है? बीमारी से बचाएगा। सूडोमोनास है, ये भी बीमारी से बचाएगा। मेटाराइजियम बिवेरिया क्या है? ये आपको रोगों कीड़ों से बचाएगा। जो जितना भी आपको गन्ने में बहुत कीड़े की समस्या आती है ना, तो बिवेरिया मेटाराइजियम आपको बचाएगा। पेसिलोमाइसीज है, नोमोरिया है, ठीक है। और जैव उर्वरक का किसान प्रयोग करे, पोषक तत्वों की बात अगर करें, क्योंकि वो बहुत फायदा करेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल पूछिए, आपको हाथ खड़ा करना है। कौन कौन सी खाद देसी खाद में मानी जाती है? जैसे कि गोबर वाली खाद है, हाँ। और ये ग्रीन खाद हो गई है, हाँ। जैसे ढेंचा बो दिया है, हाँ। और उसको जोतने के बाद में खाद बन जाती है। ये मुर्गी और बकरी की खाद देसी खाद में आती है कि रासायनिक में आती है? ये आती है देसी खाद। आती है, ठीक है। इनको पुरस्कृत करिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप लोगों को गौर से सुनना है, और भी मौका मिलेगा। बहुत सारे स्पीकर्स हैं हमारे साथ, गौर से सुनना है। और ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए, हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को हम गन्ना प्रबंधन और ट्रैक्टर टायर रख रखाव के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके। यही हमारा मेन जो है वो मकसद है। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जो है वो जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सर जुड़े हैं, तो मैं सर का जो है वो स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। सर मीटिंग ख़त्म करके आए हैं और जल्दी में सर को फिर से निकलना है मीटिंग के लिए। तो सर आपने जो अपना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी। उससे पहले मैं एक आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से, सीएट लिमिटेड की तरफ से और रिविलिश इरिगेशन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद है गन्ना प्रबंधन और ट्रैक्टर टायर रखरखाव पर हम चर्चा कर सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। तो मैं नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगी। अमित मिश्रा सर है, सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर हर्बिसाइड, और शेखर गर्ग सर है, डिप्टी मैनेजर धानुका एग्रीटेक से। सर आप बताएं, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम धानुका का कैंपेन क्या है और धानुका के इनिशिएटिव के बारे में जो कि गन्ना किसानों के लिए है, इसके बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम प्रा ने किया कमाल।
से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा। सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धानुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। किसान भाइयों, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड परिवार की ओर से मैं अमित मिश्रा आप सभी को प्रणाम कहता हूं, क्योंकि आप ही हैं जो इस देश को चलाने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। और जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन कृषि नहीं रुक सकता, और हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया जब पिछले कुछ वर्षों में हमने कोविड जैसी महामारी को देखा। उस वक्त सारी दुनिया बंद थी लेकिन कृषि चल रहा था, और वो इसलिए चल रहा था क्योंकि उसको हमारे देश के किसान चला रहे थे। और आपकी जो क्षमता है, जो ताकत है और जो आपका एक परिश्रम है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और किसी भी देश को समृद्ध बनाने में मुझे लगता है और हम सबको लगता है कि किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक पिलर, मजबूत पिलर होते हैं किसी भी देश के किसान, और आपको इसीलिए हम अन्नदाता कहते हैं। और हमारे अन्नदाताओं को आज हम इंडिया का प्रणाम कहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इस मंच के माध्यम से एक बार मेरे साथ उन सभी किसानों को अपना प्रणाम कहिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो देश की उन्नति में साथ दे रहे हैं कृषि उत्पादन करके। तो एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगा इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, तो मैं इंडिया का प्रणाम बोलूँगा और आपको हर किसान के नाम आपको बोलना है, राइट? इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो आज मैं धानुका की ओर से आपके पास उपस्थित हुआ हूं क्योंकि आप सभी गन्ना किसान हैं और गन्ने का सीज़न स्टार्ट ही हुआ है। और फसल प्रबंधन में हमें शुरुआती जो जानकारियां होती हैं उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे बच्चा भी होता है तो पहले उसका बहुत लालन पोषण होता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम उसका केयर नहीं करते हैं तो बाद में जा कर के शायद उसको अलग अलग बीमारियां, अलग अलग चीज़ों से गुजरना पड़ता है, परेशानी से गुजरना पड़ता है। वैसे ही किसान फसल को एक बच्चे की तरह लेके चलते हैं, और उस बच्चे की शुरुआती जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हमें जानकारी और उनको किस प्रकार से ठीक करना है, उनको किस प्रकार से उनका केयर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज गन्ने की बात आप लोगों से करूँगा। उसके पहले मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, जो कि आपके भारत देश में हमारे किसान भाइयों तक पहुंची है और अलग अलग तरीके की तकनीक उनको प्रोवाइड करती है, उनको देती है, जिससे वो अपनी फसल को और भी अच्छा बना पाए। जैसे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए वो दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं, फफूंद रोग जो होते हैं उनके नियंत्रण के लिए दवाइयाँ हम प्रोवाइड करते हैं, कीटनाशक जो कीट प्रबंधन होता है उनके लिए हम आपको दवाइयाँ देते हैं, और पोषण नियंत्रण के लिए हम, पोषण समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको एक अपनी तकनीक देते हैं। तो ये जो कंपनी है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, ये भारत में हर कोने में इनका रीच है, पहुंच है, और वो भारत के हर कोने, चाहे आप कश्मीर से बात करें, जम्मू से बात करें और नीचे तक जाएं, तमिलनाडु तक जाएं, वहाँ तक हमारे नेटवर्क्स बने हुए हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने किसानों को ट्रेनिंग दें। जो मीटिंग्स होती हैं आपके भी गाँव में, हम आपके भी मार्केट में हम मीटिंग्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं और आपको जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी बहका ना सके। और आपको जो करना है, जितना इन्वेस्टमेंट करना है फसल में, क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग समस्याएं आती हैं। तो अगर आपको जानकारी है कि समस्या क्या है तो उसका उपाय क्या है, तो आप उस चीज़ को टारगेट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें समस्या का पता नहीं होता और हम मार्केट में जाते हैं समस्या लेकर के, तो कई लोग हमें बहका देते हैं। तो उस बहकावे में आप ना आए, इसके लिए हम आपको विलेज मीटिंग्स, जो फील्ड डेज होते हैं, यानी कि प्रदर्शन, हम प्लॉट्स आपको दिखाते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और चीज़ों को समझ के अपनी फसल में उसका इस्तेमाल करें। तो अब हम बात करेंगे गन्ने की। गन्ने में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगर एरिया वाइज हम बात करें कि क्षेत्रफल वाइज सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र जो है गन्ने का, वो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र है जहाँ पे कि गन्ना उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर
दोनों राज्य को हम कंपेयर करें, अगर तुलना करें दोनों राज्य का क्षेत्र वाइज, क्षेत्रफल वाइज, तो यूपी ऊपर है, महाराष्ट्र नीचे है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें कि प्रति एकड़ कितना गन्ना उत्पादन हो रहा है महाराष्ट्र में और प्रति एकड़ कितना उत्पादन हो रहा है आपके यूपी में, तो आप यूपी में काफ़ी कम उत्पादन मात्रा देखी गई है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, जलवायु, आपका सॉइल फैक्टर होता है, मृदा, और कई बार क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फसल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो पेस्ट हैं, पेस्ट में खरपतवार, पेस्ट में इंसेक्ट्स, कीड़े, पेस्ट में फफूंद, तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो जलवायु पे हमारा नियंत्रण नहीं है। सॉयल की बात सर ने करी कि कैसे अपने सॉयल की टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि सॉयल में हमारे न्यूट्रिएंट कौन सा है, गन्ने को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए उसके विकास के लिए, राइट, और हमारे सॉयल में कौन सा, हमारे मृदा में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है। हर एक किसान चाहे धान लगाता है, गन्ना लगाता है, वो एक ही चीज़ समझता है कि हमको कोई समस्या आ रही है, अगर हमें पोषण देना है खेत को तो यूरिया डाल दो। तो ये मैंने ओवरऑल देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है। ऑल्दो बहुत सारे किसान हैं जो हिसाब से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान यूरिया पे बहुत डिपेंडेंट है। चाहे वो जिंक की कमी हो, चाहे वो पोटेशियम की कमी हो, लेकिन यूरिया डाल दो। इवन मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, वो भी कई बार ऐसी बातें करते हैं मुझसे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मृदा पे ध्यान देने की जरूरत है। सर ने बोला टेस्टिंग कराइए और उसके हिसाब से आप उसको देखिए कि क्या न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट की पूरा करिए। दूसरा जो है आपका जो क्रॉप प्रोटेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके खेत में कीड़ा, बीमारी या खरपतवार हैं तो उनको कैसे आप नियंत्रित करते हो और कब नियंत्रित करते हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमारी आई, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर खरपतवार भी है तो वो भी बीमारी ही है, निदा कहते हैं उसको, तो आप उसका मैनेजमेंट कब करते हो। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपके खेत में, चाहे कोई भी खेती कर रहे हैं, अगर आपके खेत में खरपतवार उग गया और आपको दिख गया तो आपका 15% नुकसान वो वहीं हो गया। उसका कारण क्या है कि खरपतवार उगता कब है, शुरुआती अवस्था में जब आप खेत बनाते हो, बिजाई करते हो, तो खरपतवार भी फसल के साथ उग के आता है। उस वक्त आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो फसल के ऊपर, किसी भी फसल में, चाहे आप उसको खाद डालते हो, चाहे उसका आप जमीन बना के मैनेजमेंट करते हो, हर एक तरीके से आप न्यूट्रिएंट देने की कोशिश करते हो अपनी फसल को। और उसी वक्त खरपतवार बहुत तेजी से, क्योंकि वो जंगली, उनकी प्रजाति जंगली है, तो वो बहुत तेजी से जो भी आप उसमें न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो बहुत तेजी से लेते हैं, आपकी फसल से ज़्यादा तेजी से लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी आप पोषण दे रहे हो फसल के उत्पादन में तो उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो भी पोषण दिया खेत को फसल के लिए, वो पोषण आपका आपके फसल तक ना पहुंच के खरपतवार तक पहुंचा। तो जो भी इनपुट कॉस्ट आपने दिया, वो इनपुट कॉस्ट आपकी वो इनपुट कॉस्ट फसल को ना मिलके आपके खरपतवारों को मिली। तो ये तरीके नुकसान खरपतवार पहुंचा सकते हैं। तो जो कुछ चुनौतियों की मैं बात करूंगा, एक तो मैंने खरपतवार नियंत्रण, एक तो पोषण की बात करी, दूसरा खरपतवार की बात करी, और तीसरा कीड़े, जैसे दीमक जैसी समस्या आपको बहुत देखने को मिलता है गन्ने के खेत में, तो आप दीमक का भी नियंत्रण आपको करना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें अपनी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो फसल ले नहीं पाता, अपटेक नहीं कर पाता। ठीक है, आप हर साल डीएपी डालते हैं, आपको पता है डीएपी की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप जैसे अभी धान लगाने वाले किसान हैं और गेहूं लगाते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर आपने गेहूं में डीएपी डाल दिया तो आपको धान में डालने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि डीएपी आपका जमीन में डालने के बाद वो वहीं पड़ा रहता है, वो कहीं लीच नहीं होता, वो कहीं उड़ता नहीं। जैसे यूरिया आपका लीच भी हो जाता है और उड़ भी जाता है वातावरण में, लेकिन डीएपी वहीं पड़ा रहता है। जब जड़ वहां तक पहुंचती है फसल की, तो वो उसको वहां का न्यूट्रिएंट उसको अपटेक करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खेत में पड़े होते हैं, लेकिन फसल उनको ले नहीं पाती। उसका कारण क्या होता है कि जो फसल की जड़ की जो पहुंच है वो शायद वहां तक पहुंच ना पाए, पूरी तरीके से फैल नहीं पाती जड़ें। तो आपका न्यूट्रिएंट तो वो रहता है खेत के अंदर, लेकिन वो फसल को मिल नहीं पाता। तो उसके लिए धानुका एग्रीटेक ने इस चीज़ को समझा और ये देखा कि हम कुछ माइक्रोराइजास होते हैं जो कि एक तरीके की फफूंदी होती है, और वो किसान मित्र फफूंदी होती है। फफूंद की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम उसके लिए दवाइयाँ भी स्प्रे करते हैं अगर उनका
नियंत्रण करने के लिए, लेकिन कुछ हमारे फायदे की फफूंदी होती है। तो वैसे ही माइकोराइजा होते हैं जो कि जमीन के अंदर आपका एक संरचना, एक जाल बनाते हैं। अगर आपने उसको जमीन में डाल दिया तो एक जाल बनाते हैं और पूरे खेत में फैल करके और जड़ों के साथ आपकी जो फसल है उसके साथ संपर्क बनाते हैं। संपर्क बना करके उनको वो जो भी न्यूट्रिएंट है, जहां जड़ नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां से न्यूट्रिएंट खींच करके वो पौधे को देते हैं, जिससे उसका विकास अच्छी प्रकार से हो पाता है। आपको पता है कि हमारा जो पौधा है उसमें आपने देखा होगा सफेद जड़ें विकसित होती हैं। सफेद, अगर आप थोड़ा सा मिट्टी ऊपर का हटाएंगे, कोई भी फसल आपने लगाया, गन्ना लगाया है, धान लगाया है, हल्की मिट्टी हटाएंगे तो आप देखेंगे सफेद जड़ें होती हैं, बहुत ही छोटी पतली बारीक। वही जो जड़ें होती हैं वही पौधे को न्यूट्रिएंट खींच के देती हैं। और माइकोराइजा जो होता है वो उन्हीं जड़ों के साथ संपर्क बनाता है और संपर्क बना करके उनको न्यूट्रिएंट अपटेक करने में मदद करता है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने माइकोराइजा के तौर पर अपना एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद दिया है किसानों के लिए, जिसका नाम माइकोर है। और माइकोर अगर आप खेत में डालते हैं तो ये वही काम करता है, आपके जड़ की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है और पूरे खेत में एक जाल बना करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक करने में मदद करता है। आप अगर गन्ना लगाते हैं तो आप माइकोर का 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जब पहला पानी लगाते हैं 25 दिन 30 दिन के अंदर तो आप इसका 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ये कोई फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि आपने इसको डाला और आपको दिखेगा कि बहुत तेजी से विकास हो गया, नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ फफूंद है जो आपके खेत में उपलब्ध पोषण है वो पौधों को देने में ये मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और इसका आप एक्सपीरियंस करें। आप देखेंगे अगर माइकोर आपने डाला तो आप देखेंगे 30 दिन के बाद लगभग आपके खेत में जो सफ़ेद जड़ें हैं, जो फसल की सफ़ेद जड़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी दिखेंगी आपको। उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट अपटेक बहुत तेज़ी से होता है। तो ये पहला प्रोडक्ट है माइकोर, जो कि आपके गन्ने की फसल को पोषण में मदद करेगा। इसका जो प्रति एकड़ दर है इस्तेमाल करने का गन्ने की फसल में, वो 8 किलो प्रति एकड़ है। अब मैं दूसरी बात करता हूं खरपतवार नियंत्रण की। तो आपके स्क्रीन पे एक खरपतवार दिख रहा है जिसको सबसे भयानक खरपतवार कहा जाता है, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो टमाटर लगाने वाला किसान हो, चाहे वो धान लगाने वाला किसान हो। ऑल्दो अलग अलग वैरायटीज होती हैं अलग अलग फसल में। तो जो गन्ने में उगता है उसको कहते हैं साइप्रस रोटेंडस, जिसको आप मोथा कहते हैं, जो कि गांठों वाला मोथा होता है। तो गांठों वाले मोथे को मारने के लिए भारत में 10 साल पहले तक कोई दवाई नहीं थी। आज 2015 की अगर बात करूं, 14 की, तो उसके पहले कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो गांठों वाले मोथे को गांठों से मार दे। तो पहले समझते हैं कि गांठों वाला मोथा होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि मोथा एक ऐसा निदा है, एक ऐसी बीमारी है जो गन्ने की फसल में उग करके गन्ने का पोषण, चाहे आप माइकोर डाल लो, चाहे यूरिया डाल लो, चाहे डीएपी डाल लो, ये सारा अपटेक करती है। उसका कारण ये है कि ये पूरे खेत में जाल बनाई रहती है और इसमें छोटे छोटे गांठ होते हैं। उस गांठ से बहुत सारे अंकुरण होते हैं। आप एक बार आज काटोगे, कल वो फिर से उग के चला आएगा। आपने खुरपा लगाया निकालने के लिए, वो कल से फिर से उग के चला आएगा, क्योंकि उनका जो जाल विकसित हुआ है जड़ों का, वो बहुत ही विस्तृत होता है। आप 5-5 फीट नीचे तक देखा गया है कि इसके जड़ पहुंचे हुए होते हैं और आप इसकी जो जाल है वो ऐसा कभी खत्म नहीं होगा। आप खोदते जाओ और आपको मिलता जाएगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने खेतों में। तो इस निदा से मुक्ति पाने के लिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने 10 साल पहले 2015 में एक दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम सैंप्रा है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल आपको पूछना है जो आपने बताया उससे रिलेटेड। तो मेरा एक ही सवाल है कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की कौन सी ऐसी दवाई है जो मोथे को गांठों से मारती है? ठीक है, बिल्कुल सही है। सर ऊपर आइए ऊपर आइए। एक और सवाल सर पूछना चाहते हैं, आप आ जाइए जी सर। तो सैम्प्रा का इस्तेमाल करने का सही समय क्या है? आप ये इन्होंने अभी अच्छा बताया, आपने बताया। और वो वहाँ हाँ सर 3 से 5 पत्ती तक। और क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है। और इसकी मात्रा और बता दीजिए बस। आइए सर, आइए, आप आ जाइए। गौर से सुनना है आपको, तालियां। आप लोगों का भी नंबर आएगा। अभी और भी सरल सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे साथ जो है आप लोगों के बीच से ही डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर वेद प्रकाश सिंह सर जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में, और आप मीटिंग को बीच में छोड़कर यहाँ पे आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर कुछ समय के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं सर से निवेदन करना चाहूँगी। डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर वेद प्रकाश सिंह सर लखीमपुर खीरी के, सर आप बताइए कि गन्ना से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका कि उत्तर प्रदेश की जो किसान है, उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसा कि मेरा टॉपिक है गन्ना विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उसमें किसान क्या लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ 3 योजनाएं इस समय चल रही हैं गन्ना विभाग में। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट हैं, दूसरा जिला योजना के अंतर है, तीसरा आपका NFSM है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो सबसे पहले हम जिला योजना की बात करते हैं। जिला योजना के तहत जैसे कि आधार पौधशाला हम अधिष्ठापित कराते हैं किसानों के यहाँ। उससे जो बीज वितरण किया जाता है उस पर पर कुंटल जो बीज का रेट है वो तो मिलता ही है, हम उसे किसान को अनुदान के रूप में 50 रुपये पर कुंटल उसकी बीज जो दूसरों को दे रहा है, दूसरे किसानों को, उस पर अनुदान 50 रुपये प्रति कुंटल देते हैं। इसी तरीके से प्राथमिक पौधशालाएँ भी किसानों के खेतों पर अधिष्ठापित कराई जाती हैं, जो आधार पौधशाला से बीज प्राप्त करके अपने यहाँ प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापित कराते हैं। उनके बीज वितरण पर हम 25 रुपये पर कुंटल किसानों को अनुदान देते हैं। साथ ही हमारा ये पेड़ी प्रबंधन है, मृदा बीज भूमि उपचार है, जिसके अंतर्गत दोनों कंपोनेंट को समाहित करते हुए अब 900 रुपये पर हेक्टेयर तक उनको पेड़ी प्रबंधन या मृदा बीज भूमि उपचार पर जो दवाएं लेते हैं उस पर 50% या अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान देय होता है। नेक्स्ट मुद्दा है आपका जैव उर्वरक पर भी जो किसान भाई लेते हैं उसको भी हम DBT के माध्यम से उनको अनुदान देते हैं। जैव उर्वरक पर जो अनुदान है लगभग 600 रुपये प्रति हेक्टेयर या 50% दवा का, दोनों में से जो अधिकतम। इसी तरीके से आपका अभिजनक गन्ना बीज यातायात है और दूसरा कंपोनेंट है आधार गन्ना बीज यातायात। अभिजनक गन्ना बीज यातायात पे 15 रुपये पर कुंटल जब हम रिसर्च सेंटर से बीज ले आकर के किसान के खेत में आधार पौधशाला रखते हैं। साथ में आपका आधार बीज यातायात पे 7 रुपये पर कुंटल अनुदान देय होता है। ये तो रही जिला योजना की बात। अब दूसरा कंपोनेंट आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम आधार पौधशाला अधिष्ठापन करवाते हैं, जो रिसर्च सेंटर से हमारे प्रमाणित बीज अनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं उन्हें ले आकर के आधार पौधशाला लगवाते हैं और उसका जो बीज का प्रोडक्शन होता है उसे हम अपने किसानों में वितरित करते हैं। तो उसे भी हम 50 रुपये पर कुंटल ही अनुदान देते हैं जैसे कि जिला योजना में। साथ में प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन, जो आधार पौधशाला से बीज तैयार होकर के नई पौधशाला दूसरी बनती है उसे हम प्राथमिक पौधशाला कहते हैं, जिसमें भी हम 25 रुपये पर कुंटल अनुदान देते हैं। फिर तीसरा कंपोनेंट है क्षेत्र प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन जो हम लगाते हैं, उस पर हम लगभग 9,000 रुपये किसान के जो प्रदर्शन है उस पर देते हैं। साथ में आपका कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम है,
जो हम यंत्र वितरण करवाते हैं वो किसान अपना, अगर हमारे पास अनुदान की राशि होती है तो किसान अपना यंत्र जो लिया रहता है उसकी प्रथम आओ प्रथम पाओ के तहत वो अपना देता है। देने के बाद उसको रजिस्टर में अंकित करने के बाद जो अनुदान की धनराशि होती है 50% या ट्रैक्टर चालित पे अधिकतम 30,000 इतना हम उसे देते हैं। फिर आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, इसके वितरण पर भी 50% या अधिकतम जो है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट 50% या अधिकतम 600 रुपये। ये तो हमारी 2 योजनाएं हुई, जिला योजना और RKBY। तीसरी योजना है NFSM। NFSM के तहत हम प्रदर्शन रखते हैं जिसमें गन्ने के साथ वो तिलहन या दलहन की जब खेती करता है तो उसे भी हम लगभग 8,000 रुपये उसे और 1,000 रुपये स्टेशनरी या जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो साइंटिस्ट या मंगाए जाते हैं उसके लिए अलग 8,000 रुपये उसका अनुदान देते हैं। ये तो हमारी योजनाएं के विषय में जिसमें हमें चर्चा करनी थी। ये हमने अपने गन्ना विभाग में जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिला योजना, RKBY और NFSM के विषय में बताया। साथ में बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो इस समय बीज उत्पादक किसान के रूप में जनपद में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। उनको ये पावर दिया गया है कि वो अच्छी प्रजातियों का, नई प्रजातियों का बीज ले आकर के किसानों में जल्दी से जल्दी उसका प्रचार प्रसार कराएं। उसका भी रेट निर्धारित होता है। रेट जो सरकार निर्धारित करती है उससे ज़्यादा रेट पे किसान उस गन्ने के बीज को नहीं बेच सकते हैं या अनऑथराइज्ड रूप से गन्ने के बीज को नहीं बेच सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आवे। उसके अलावा मेरे अपने किसान भाइयों से एक अपील और है कि अपनी प्रजातियों का जब चयन करें तो जो अर्ली या मिड लेट प्रजातियां आप चयन कर रहे हैं वो देख लें कि आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हों, आपके क्लाइमेट के लिए अनुकूल हों। यहाँ के लिए जो रिकमेंडेड वेराइटियाँ उसे ही बोएं और रिजेक्टेड वेराइटियों को कतई ना बोएं। साथ में अर्ली प्रजातियों में जैसे 14,201 है, 13,235 है, आपका 118 है, 238 चूँकि रेड रॉट प्रभावित हो गया है, काफ़ी पुरानी वैरायटी हो गई है, तो उसे किसान भाई कतई ना बोएं। थैंक यू। अच्छा सर, हम चाहेंगे एक सवाल पूछ लीजिए जो आपने बताया है उससे रिलेटेड कि कितने किसान ने गौर से सुना है, इसके बारे में भी एक जो है वो टेस्ट हो जाए। गन्ना किसानों को जो हम आधार बीज यातायात पे अनुदान देते हैं वो कितना है, कितना रुपए पर कुंटल आधार बीज यातायात पे? हाँ, ये पीछे सर है 50 रुपए प्रति कुंटल। सर एक बार माइक में बता दीजिए। सही है? सही है सर, आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुबारक हो सर आपको। सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। ये योजनाएं आप लोगों के लिए ही है और ये कार्यक्रम का मकसद है कि ये योजनाओं के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके, नए प्रोडक्ट के बारे में, नई इनोवेशंस के बारे में, जिससे कि आप इसका लाभ उठा सके। कृषि विज्ञान केंद्र के भी एक्सपर्ट्स इसीलिए हैं कि जो भी समस्या है आपको, आप कृषि विज्ञान केंद्र जा सके, वहाँ से हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो हमने मेन समस्या देखा है वो पूरे देश में यही है कि लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन जनरली टायर के रखरखाव पे या मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम आपको महत्ता के बारे में बता सकें कि टायर रखरखाव कितना ज़्यादा ज़रूरी है, देख रेख कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में। और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है देवेंद्र सिंह जी, एरिया मैनेजर सीएट लिमिटेड से। सर आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्रैक्टर टायर मेंटेनेंस किस तरीके से ज़रूरी है और कैसे रखा जाए, और सीएट का क्या मेंटेनेंस को लेकर या टायर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं या क्या नया प्रोडक्ट है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी।
मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर वर्धन की स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स, जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार। वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। नमस्कार, मैं देवेंद्र सीएट टायर से। एक्चुअली मंच पे सभी लोग और आप लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर का टायर। अभी हम लोगों ने देखा कि मिट्टी के बारे में बताया गया, फसल के बारे में, कीटनाशक के बारे में सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। तो अभी फाइनली हम बात करते हैं जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, टायर। तो क्या है कि देखिए, टायर की बात करें तो टायर अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें सीएट है, जेके, अपोलो है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि कौन सा टायर आपको चूज़ करना है। अब हम इसमें बात करेंगे कि अब सीएट ही क्यों, ठीक है ना। और स्पेशली जो हम बात करेंगे आज, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लखीमपुर खीरी, जो हमारी बेसिकली गन्ने की बेल्ट है, तो वहाँ के लिए एक जो हमने नए एक प्रोडक्ट लाए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी मेजर जो एप्लीकेशन या मेजर जो काम होता है ट्रैक्टर का, वो होता है कि पहला तो फार्मिंग, जो हम खेत में टायर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट जो होता है, जो हमारी फसल तैयार होती है, इसको मिल में ले जा रहे हैं या आपका शुगर में ले जा रहे हैं, तो बेसिकली इसके लिए लोडिंग के लिए। तो ये 2 सेगमेंट होते हैं जिसमें हम टायर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी, जैसे ये आपको सामने दिख रहा होगा, एक ट्रैक्टर दिख रहा है, तो ट्रैक्टर में ट्रॉली, ट्रैक्टर का पीछे वाला टायर, ट्रैक्टर रियर टायर, आगे का टायर, एंड एनिमल वाली गाड़ी जो और उसके बाद में हार्वेस्टर, जो आजकल हम देखते हैं। अब बात करते हैं, जैसे जो आपने बहुत सारी कंपनियों के ट्रैक्टर देखे होंगे, महिंद्रा आता है, सोनालिका आता है, एस्कॉर्ट आता है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें सीएट के टायर लग के आते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा मैं बोल रहा था कि वर्धन, स्पेशली वर्धन जो सीएट ने डिज़ाइन किया है, वो बेसिकली फॉर लोडिंग पर्पस। अब जैसे हम गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना हम ट्रॉली में लोड करते हैं, अच्छा खासा उसमें वजन भी होता है, ठीक है ना। तो ये टायर बेसिकली फॉर आपका लोडिंग पर्पस के लिए है। और अब इसमें अगर बात करते हैं अगर हम टायर की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, टायर की खूबी क्या है, मैं टायर को क्यों आपके यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसमें एक जो टायर आप देख रहे होंगे साइड में जो बना हुआ है, इसमें एक आपका मिट्टी ग्रोथक डिज़ाइन होता है। जैसे आप इसको खेत में चला रहे हैं, मिट्टी अगर गीली है, तो ये जो डिज़ाइन है, ये मिट्टी को आपका टायर में फंसने ही नहीं देगा, जिससे आपका टायर स्लिप नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये लग डिफ्लेक्टर, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप गन्ने खेत में चल रहे हैं तो पंक्चर के चांसेस होते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है ये आपका पंक्चर से आपके टायर को बचाता है। और उसके बाद ये चौड़ा टेड बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि टायर कि आपका ट्रैक्टर पूरा लोड है, तो जो पूरा वजन आना चाहिए पूरे टायर पे आना चाहिए, और टायर की लाइफ। और ये आपका स्टेप साइड वॉल डिज़ाइन, बेसिकली स्टेप साइड वॉल डिज़ाइन आपका ढलान के लिए आपका होता है। जैसे मान लीजिए आप खेत में जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, टायर आपका ट्रैक्टर ऊपर नीचे हो रहा है, तो
ये डिज़ाइन बेसिकली आपके टायर को प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि अब जैसे टायर के बारे में बात कर लिया हमने, अब टायर में अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इसमें क्लेम का भी पॉलिसी क्या है। तो बेसिकली क्लेम का पॉलिसी क्या रहता है कि टायर का आपका 7 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्या, जैसे टायर आपका फूल गया या टायर में कोई क्रैकिंग आ गई, तो जब से टायर बना है और 7 साल तक, बीच में मान लीजिए आप टायर चला रहे हैं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो उस बीच में टायर में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, टायर आपका फूल गया, चटक गया, तो वो 7 साल तक वो कंडीशन रहती है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका टायर, स्पेशल वारंटी है कि अगर आपका टायर मान लीजिए किसी भी गलती से या किसी भी तरीके से टायर फट गया चलते चलते, या उसमें कोई भी नुकीली चीज़ लग गई, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको 3 साल और 50% मतलब आधा घिसाई तक का टाइम देती है। अगर उस कंडीशन में आपके टायर में कोई भी डिफेक्ट आता है, टायर आपका फट जाता है या कुछ भी हो जाता है, टायर जो चलने की कंडीशन में नहीं होता है, तो कंपनी वो टायर आपको रिप्लेस करके देती है। और एक और पैटर्न है हमारे पास में 18/4/30। हम बेसिकली देखते होंगे कंबाइंस बहुत सारी रहती हैं, हार्वेस्टर, तो स्पेशली ये टायर हमारा हार्वेस्टर के लिए यूज़ होता है। ये हमारा कुछ टोल फ्री नंबर है, तो इनके जैसे जो भी आप लोग टायर यूज़ करते हैं, सीएट का टायर आपकी गाड़ियों में लगा है, इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टायर से रिलेटेड, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वो टोल फ्री नंबर आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा जो आपको बतानी पड़ेंगी, जैसे आपकी लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, टायर का साइज़ और टायर में क्या प्रॉब्लम है, तो ये कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आप जिस भी लोकेशन पे हैं, उस लोकेशन पे जो भी सेल्स मैनेजर हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और टायर के बारे में आपसे पूछेंगे और टायर को आपको रिप्लेस करेंगे आपका टायर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम चाहेंगे एक सवाल पूछिए जो आपने बताया उससे रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको एक स्पेशल वारंटी बताई थी, तो वो स्पेशल वारंटी क्या थी? क्या 3 साल नहीं, किस चीज़ के लिए, क्या होगा फिर स्पेशल वारंटी मिलेगा? ठीक है, करेक्ट है। आ जाइए, आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। तो सर ने आपको बताया कि टायर में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, और अब सीएट के पास क्या नया वारंटी या क्या नया प्रोडक्ट है जो कि आपके गन्ना किसानों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी हमने फर्टिलाइज़र के बारे में बात किया, हमने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात किया, हमने योजनाओं के बारे में बात किया, साथ में हमने मिट्टी परीक्षण की महत्ता के बारे में बात किया, टायर के बारे में बात किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है आज के टाइम में जिसकी ज़रूरत है वो पानी बचाने की। तो हम अब बात करने वाले हैं इरिगेशन मेथड की, ड्रिप इरिगेशन। जनरली बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के लोग प्रगतिशील हैं तो उनको पता है कि गन्ना में भी ड्रिप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश के किसान हैं जिनको आइडिया नहीं है कि हम मोटे फसलें या जो कैश क्रॉप हैं उनमें भी हम लगा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, अभिषेक दुबे सर हैं, एग्रोनॉमिस्ट, रिवोल्यूश इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि आपको बताने वाले हैं ड्रिप इरिगेशन गन्ने में कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है इसके बारे में, और इनके क्या क्या स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में। ये है महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में बसा नगोर्ली गांव, जहां पर यशवंत शेती फार्म के 107 एकड़ क्षेत्र में लगी गन्ने की फसल के लिए रिवोल्यूश कंपनी द्वारा टपक सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा होने की वजह से ये इलाका गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ हमें फसल विकास के प्रमुख 4 चरण अंकुरण, फुटाव या टिलरिंग, भव्य वृद्धि और परिपक्वता अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं। इस खेत में उपलब्ध मिट्टी प्रकार को ध्यान में रखते हुए 6 फीट की दूरी पर पूरे क्षेत्र में एकल पंक्ति प्रणाली से गन्ने की बिजाई की गई है। इस तरह की बिजाई पद्धति में 2 पंक्तियों के बीच उपयुक्त दूरी होने के कारण वृद्धि के दौरान हवा और सूरज
दोनों की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जो फसल की पैदावार बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने में मददगार साबित होती है। दुनिया भर में खेती की तकनीकों में इजराइल की एक अलग पहचान है। रिवोलिस की ड्रिप तकनीक भी इन्हीं में से एक है। 107 एकड़ में लगी हुई टपक सिंचाई प्रणाली का डिजाइन रिवोलिस के खास वकाडी नामक सॉफ्टवेयर से किया गया है, जो इष्टतम डिजाइन प्रदान करता है। रिवोलिस कंपनी जो है वो जब डिज़ाइन हमारा जो 107 एकड़ का सब सर्वे किया तो उन्होंने वो मैनुअल नहीं दिया, उनका एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उन्होंने डिज़ाइन दिया और डिज़ाइन इतना बेस्ट है, हमको बहुत पसंद आया वो। जमीन के अंदर पानी और हवा का अनुपात उचित बनाए रखने के लिए यहाँ रिवोलिस D2000 ड्रिप लाइन स्थापित की गई है, जिसमें 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए एमीटर्स 2 लीटर प्रति घंटा प्रवाह दर से पानी उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की लंबाई के अनुसार सुचारू रूप से एक समान पानी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 20 मिलीमीटर व्यास वाली D2000 टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया है। D2000 की इस व्यवस्था का प्रारूप हमें गन्ने की जड़ क्षेत्र में हवा, पानी और पोषक तत्वों को संतुलित रखते हुए फसल स्वास्थ्य के साथ उत्पादकता में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है। सामान्यतः 30 दिन तक की अंकुरण अवधि के दौरान समान रूप से और उच्च अंकुरण प्रतिशत के परिणाम स्वरूप कटाई के समय एक समान फसल होती है। गन्ने की भव्य वृद्धि चरण के दौरान इंटरनोड्स की लंबाई में वृद्धि और गन्ने का बढ़ता घेरा परिणाम स्वरूप अधिक उपज लेने में मदद करता है। इसी चरण के दौरान गन्ने की परिपक्वता तक टपक सिंचाई द्वारा पोटाश का नियंत्रित प्रयोग चीनी की रिकवरी बढ़ाने में मदद करता है। इन सारी प्रक्रियाओं में रिवोलिस टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने से न केवल मेहनत और लागत की बचत हुई है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और ज्यादा उपज भी हासिल हुई है। सर्विस उनकी बहुत अच्छी है, मतलब उनका शेड्यूल फिक्स रहता है। वो अगर कोई उसमें इशू भी नहीं है तभी भी ये आके 1 महीने में उनका एक रेगुलर साइट पे आके चेक करते। अगर हमको कोई दिक्कत आती है तो भी वो तुरंत उसी दिन उसका सॉल्व होता है। इस खेत से कुछ दूरी पर स्थित एक बांध से पानी यहाँ लाया गया है, जो कि भव्य टंकी में एकत्र किया जाता है। खुला जल स्रोत होने के कारण शैवाल व अन्य जैविक अशुद्धियों को टपक सिंचाई प्रणाली में जाने से रोकने के लिए यहाँ प्राथमिक फिल्टर के तौर पर सैंड फिल्टर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा पानी में उपलब्ध मिट्टी व रेतों के सूक्ष्म कणों को रोकने के लिए डिस्क फिल्टर कार्यरत है। यहाँ स्थापित कुल 5 यूनिट की एकत्रित पानी छानने की क्षमता 4 लाख लीटर प्रति घंटा है। टपक सिंचाई द्वारा पानी व खाद की आवश्यक मात्रा में आपूर्ति के लिए यहाँ पर स्वचालित प्रणाली लगी हुई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ स्थापित नियंत्रक क्षेत्रीय वाल्व्स को संचालित करता है। आवश्यकता के अनुसार कृषि रासायनिक उपचार के लिए वेंचुरी इंजेक्टर लगा हुआ है, जिससे एसिड या क्लोरीनीकरण किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पानी व्यवस्थापन मन्ना इरिगेशन सॉफ्टवेयर की उपग्रह आधारित सिंचाई तकनीक द्वारा किया गया है। इसमें कब और कितना पानी देना है, इसकी जानकारी दी जाती है। जब से रिवोलिस हम इस्तेमाल कर रहे, उनका जो मन्ना ऐप जो है वो ऐप इतना बेहतरीन है। हम अगर कहाँ भी, आप दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के हमारे खेती में पानी कैसे जा रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, वो सब मन्ना इरिगेशन ऐप के द्वारा हमको पता चलता है। क्वांटिटी और हेल्थ का अगर हम ये करेंगे तो 30% ग्रोथ अच्छा ही है। लगभग 35% से अधिक उत्पादकता में बढ़ोतरी को हासिल करते हुए यहाँ गन्ने की पैदावार में पारंपरिक सिंचाई पद्धति से 55 टन प्रति एकड़ के मुकाबले रिवोलिस टपक सिंचाई से औसत 75 टन प्रति एकड़ तक की पैदावार हासिल हुई है। रिवोलिस का मार्केट में जो सब ड्रिप इरिगेशन है उसमें से सबसे अच्छा रिवोलिस है। सो इज द बेस्ट, सो व्हाई नॉट गो फॉर द बेस्ट। सिंचाई मतलब रिवोलिस अपेक्षा से ज़्यादा। इजराइल की कंपनी रिवोलिस को पिछले 50 वर्षों से ड्रिप सिंचाई में ख्याति प्राप्त है। दुनिया भर में अच्छा डिजाइन, सर्विस और एग्रोनॉमी सपोर्ट मुहैया करवाकर रिवोलिस ने किसानों को प्रगति की राह दिखाई है। ये 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 3 अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कई डिजाइन केंद्रों के साथ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सम्मानित किसान बंधुओं, आप सभी लोगों का मैं
रिबुलिस इरिगेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रिबुलिस ये नाम थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा होगा, ये लैटिन भाषा का शब्द है और रिबुलिस का मतलब होता है पतली जल की धारा या पतली नदी। ये अपनी रिबुलिस कंपनी की जर्नी की शुरुआत है। ये हमने रिबुलिस कंपनी की शुरुआत 1965 में हुई थी और 1965 के बाद ये अलग अलग नामों से अपने बीच में कार्य करती हुई 2019 में ये रिबुलिस के नाम से काम कर रही है और इस समय हम वर्तमान में ये रिबुलिस के नाम से काम कर रही है, जबकि ये 1965 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्लेस्टो इरिगेशन के नाम से शुरुआत हुई थी। ड्रिप इरिगेशन में जो हेड यूनिट लगता है, जो सिस्टम लगता है, उस सिस्टम में महत्वपूर्ण यूनिट होती है उसकी हेड यूनिट, जो कि पूरे ड्रिप सिस्टम की जान होती है। अगर हेड यूनिट सही ढंग से नहीं लगी है तो निश्चित तौर पे आपका सिस्टम आगे जिस तरह से इसको काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे पहले होती है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है वेंचुरी जिसके द्वारा हम खाद देते हैं, तीसरा इसमें होता है डिस्क फिल्टर, डिस्क फिल्टर के बाद इसका पीवीसी नेटवर्क होता है, पीवीसी नेटवर्क के द्वारा ही हम आपके खेत में पानी लेके जाते हैं। ये अपने जो ड्रिप लाइन होती है, ड्रिप लाइन के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो अपने पास इन लाइन ड्रिपर, ऑनलाइन ड्रिपर, माइक्रो स्प्रिंकलर, ये सारे ड्रिप इरिगेशन के जितने भी माइक्रो इरिगेशन के कंपोनेंट हैं वो सारे अपने पास अवेलेबल हैं। जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं और उसी तरह का इसमें हम ड्रिप लाइन देते हैं। जैसे अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने में जो हम लोग ड्रिप लाइन देते हैं वो 16 mm की 2 LPH की और D1000 के नाम से जो अपना ड्रिपर आता है उसको देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमको गन्ने में ड्रिप लगाना है तो 16 mm 2 LPH की ड्रिप लाइन इसमें दी जाती है। अब अगर हम सिंचाई की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है खेती का, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग फसल की सिंचाई ना करके खेत की सिंचाई करते हैं, क्योंकि हम फसल को पानी नहीं देते, खेत को पानी देते हैं। पूरा पानी हम खेत को हम पानी से भर देते हैं। हमें कितनी पानी की आवश्यकता है वो हमने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। हमारी मिट्टी में 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी की मात्रा होनी चाहिए, 5% जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक पदार्थ होने चाहिए और इसके बाद जितना भी है 45% जो बचा है वो हमारे खेत में मिनरल्स होने चाहिए। अगर हम इस कंपोनेंट में सिंचाई करेंगे तो हमारी फसल लगातार बढ़िया चलेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारे खेत में 25% हवा और 25% पानी होती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर हम पूरे खेत को पानी से भर देते हैं कि जैसा अभी सर ने बताया कि जो उसका रूट सिस्टम है वो चोक हो जाता है। जो बारीक वाली जड़ें हैं जो फसल मिट्टी से खाद या पानी लेती हैं और फसल को देती हैं वो सारी जड़ें चोक हो जाती हैं। आप लोगों ने खेती की है तो आपको पता है कभी कभी जहाँ पानी ज़्यादा लग जाता है वहाँ पे हमारी फसल पीली पड़ने लगती है। पीली पड़ने के पीछे मेन वजह यही है कि वहाँ पे जो हवा वाली जगह थी उस जगह पे पानी आ गया है, जड़ों का श्वसन नहीं हो पा रहा है, उनको हवा नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो जड़ें सड़ने लगी और जब वो सड़ गई तो हमारी फसल को खुराक नहीं मिला, खुराक ना मिलने की वजह से हमारी फसल ऊपर पीली पड़ने लगती है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो इस तरह का वेटिंग पैटर्न आता है। अब आप देख रहे होंगे कि पानी वहीं गया है जहाँ पे हमारी फसल है, जहाँ पे हमारी फसल नहीं है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई पानी नहीं गया है और इसी के द्वारा हमारा खाद भी जाएगा। तो खाद और पानी सीधा पौधे के जड़ में जाएगा, क्योंकि खाद और पानी हम पौधे को ही देना है और पौधे की जड़ ही खाद और पानी लेगी, तो खाद और पानी सीधा पौधे के जड़ में जाएगा। इससे हमारी लागत कम आएगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम अपना फ़ायदा बढ़ाना है, अपनी आय को दुगनी करनी है, तो या तो हम लागत कम कर लें या उत्पादन बढ़ा लें। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ होगी, हमारी लागत भी कम होगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। हमको अगर पानी देना है तो पानी देने के लिए हम किस आधार पे पानी देते हैं, हमें कब पानी देना है, कितनी मात्रा में पानी देना है और पानी देने का बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है जिसके द्वारा हमें फसल को पानी देनी है। अगर ये जानकारी हमें है तो निश्चित तौर पे खेती में जो हमसे पानी देने में, सिंचाई में जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने जड़ों का विकास कितना बढ़िया दिखाया है। अगर इस तरह से आप खेती करेंगे, ड्रिप इरिगेशन पे खेती करेंगे तो जड़ों का पूरा विकास होगा और अपने खेत में जितना ज़्यादा जड़ होगी, फसल में जितना ज़्यादा जड़ होगी, हमारी फसल उतनी बढ़िया आगे चलेगी, हमारी फसल को उतना ज़्यादा खुराक मिलेगा, हमारी फसल उतनी ही बढ़िया स्वस्थ रहेगी।
और अगर हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, खुराक ज़्यादा मिलेगा, तो निश्चित तौर पे प्रोडक्शन अच्छा आएगा। ये जड़ों का सिस्टम होता है कि किसी भी फसल में जड़ों का इफेक्टिव रूट सिस्टम क्या, सबसे ज़्यादा जड़ें उतनी दूर में होती हैं। आप देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर की गहराई तक, 1 फीट की गहराई तक मिट्टी में सबसे ज़्यादा जड़ें होती हैं किसी भी पौधे की। उसके बाद वो धीरे धीरे घटती चली जाती हैं। तो इस तरह से किसी भी फसल में अगर हम देखेंगे तो जो जड़ों का फैलाव होता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ जैसे जैसे जड़ें जाती हैं वो क्रमशः जड़ों का फैलाव कम होता जाता है। अभी जैसा कि हमने बात किया कि ड्रिप सिस्टम से खाद और पानी दोनों एक साथ जाएगा, तो पानी तो हमने दिखा दिया कि कैसे पौधों के जड़ों में जा रहा है पाइपों के द्वारा, लेकिन इसमें खाद भी हम इन्हीं पाइपों के द्वारा ही देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें महिला खाद बिखेर रही है, तो खाद जहाँ पे हमारी फसल है वहाँ पे भी जा रही है, जहाँ पे हमारी फसल नहीं है वहाँ पे भी जा रही है। तो जहाँ पे हमारी फसल नहीं है अगर वहाँ पे खाद जा रही है तो वो क्या करेगी, वहाँ पे घास फूस खरपतवार कबाड़ पैदा करेगी, और जितना ज़्यादा खरपतवार हमारे खेत में पैदा होगा हमारी फसल को, हमारे उत्पादन को उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इस विधि में आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे हमारी फसल नहीं है वहाँ पे ना कोई खाद जा रहा है ना कोई पानी जा रहा है। तो जब वहाँ पे खाद और पानी नहीं जा रहा है तो हमारे खेत में घास फूस और खरपतवार भी कम आएंगे। ड्रिप इरिगेशन के साथ में अगर हम सिंचाई और खाद दोनों एक साथ देते हैं तो इस टर्म को हम फर्टिगेशन बोलते हैं, मतलब सिंचाई के पानी के साथ साथ ही खाद देना है। अगर हम खाद और पानी किसी भी फसल में अलग अलग देते हैं और एक दूसरी फसल में एक साथ दें, जब भी हम खाद दें उसके साथ पानी दें, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे जिसमें हमने खाद और पानी एक साथ दिया हुआ है उसमें हमारा उत्पादन ज़्यादा आएगा, उसमें हमारी फसल बढ़िया चलेगी। अब सवाल ये उठा कि हम ड्रिप से कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी खाद है, जो भी फर्टिलाइज़र है, उसको आप शीशे के ग्लास में आधा ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच खाद डालिए। अगर खाद पूरी तरीके से घुल जा रही है तो उसको हम ड्रिप से चला सकते हैं। खाद पूरी तरीके से नहीं घुल रही है, उसका कुछ अवक्षेप नीचे बैठ रहा है, तो हम वो खाद ड्रिप से नहीं दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी खादें आती हैं जिसका हम नाम भी बता सकते हैं, जैसे 0050 हो गया, 05234 हो गया, 1261 हो गया, यूरिया हो गई, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। ये सब पानी में घुलने वाली खादें हैं, लेकिन ये नाम अगर हम आपको बताएंगे तो आप भूल सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है कि एक शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी लीजिए, आधा चम्मच खाद डालिए, जो खाद पूरी तरीके से घुल जाए वो आप ड्रिप से चला सकते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है 4R, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। 4R का मतलब हुआ कि हमें सही तरीके से पानी देना है, सही जगह पे पानी देना है। सही जगह कहाँ है, पौधे की जड़ में। हमें पौधे को पानी देना है, ना कि पूरे खेत को। तो हमें पौधे की जड़ को पानी देना है, सही तरीके से देना है, सही मात्रा में देना है। अगर सही तरीके से, सही मात्रा में और सही जगह पे पानी दे रहे हैं तो इसमें चौथा राइट की है, राइट कंपनी, कि हम किस कंपनी का इस्तेमाल करें, किस कंपनी का ड्रिप सिस्टम लगाएं। तो हम रिबुलिस के बारे में, दूसरी कंपनियों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम रिबुलिस के बारे में ये ज़रूर कहेंगे कि आफ्टर सेल सर्विस जिस भी कंपनी की सबसे अच्छी है उसमें रिबुलिस नंबर 1 पे आती है। हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक इरिगेशन शेड्यूल देंगे, जहाँ कि आपको कितना पानी देना है, आपको अपना ड्रिप सिस्टम कितनी देर चलाना है। इसके बाद हम आपको एक फर्टिगेशन शेड्यूल भी देते हैं कि आपको कब कब खाद देनी है और कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है। तो खाद और पानी वाली समस्या का समाधान तो हो गया। तीसरा, हम आपको एक माना और रील व्यू भी देते हैं, मोबाइल ऐप, जिसमें आप अपने मोबाइल पे ही अपने फसल की क्या कंडीशन है वो देख सकते हैं। आप यहाँ लखीमपुर खीरी में बैठे हैं, जहाँ से आपका प्लाट 50 किलोमीटर दूर मोहम्मदी में है। आप वहाँ पे यहीं पे बैठे बैठे अपने खेत की कंडीशन क्या है, कहाँ पे हमारी फसल कमज़ोर है, कहाँ पे हमारी फसल मजबूत है, ये आप अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं, जो कि हम रिबुलिस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो आपका लेबर बचेगा, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है। लेबर चार्ज आपका 3 जगह बचेगा। सबसे पहले सिंचाई में बचेगा, जो आप सिंचाई के लिए लेबर लगाते हो वो नहीं लगेगा। दूसरा लेबर आपका बचेगा, जो आप खाद डालने के लिए लेबर लगाते हो वो लेबर नहीं लगेगा। तीसरा लेबर आपका, जो आप खरपतवार होता है, घास फूस होता है, उसको निकालने के लिए लगाते हैं, वो लेबर आपका कम लगेगा। जब घास फूस कम आएगा तो साफ जाहिर है लेबर कम लगेगी। दूसरा आपका फ़ायदा होगा कि जैसे आप 1 एकड़ की सिंचाई करते हो तो आपका पंपिंग सेट 4 से 5 घंटे चलता है।
लेकिन अगर आप ड्रिप से सिंचाई करोगे तो आपका यही पंपिंग सेट या मोटर आपका 45 मिनट या 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे चलेगा। तो जहाँ पे आपका 5 से 6 घंटे का डीजल या बिजली का पैसा खर्च होता था वो नहीं खर्च होगा। आपका 45 मिनट में, 50 मिनट में या मैक्सिमम 1 घंटे में सिंचाई हो जाएगी। तीसरा क्या है कि आप अपने खेत में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे घास मारने की दवाई इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा आपके खेत में रहता है तो ह्यूमिडिटी आसपास के एरिया की बढ़ जाती है, तो कीड़े का और फंगस का अटैक बढ़ जाता है। तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में जितना भी केमिकल आप डालते हो, हर्बिसाइड हो गया या वो फंजीसाइड हो गया, वो इंसेक्टिसाइड हो गया, तो आमतौर पे जब जिस खेत में आप खुले पानी का इस्तेमाल कर रहे हो उसके मुकाबले कम लगेगा। तीसरा आपका फ़ायदा क्या होगा कि फर्टिलाइज़र आपका बचेगा। अमूमन किसान क्या करते हैं कि एक बैग DAP या यूरिया का लेके गए, खेत के किनारे रख के छींटना शुरू कर दिया। आधा बैग छींटे हैं, खेत पे नज़र, आधे खेत पे पहुँचे हैं, बैग पे नज़र गई, बैग आधी से कम हो गया है, मुट्ठी कम कर ली, बैग आधे से ज़्यादा है और ज़्यादा खाद डालने लगे। लेकिन जब आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से डालेंगे तो आप रेगुलर खाद डालेंगे। हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आप 4 किलो 5 किलो यूरिया डालोगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ पे जो रिजल्ट आपको 50 किलो यूरिया डालने पे मिल रहा था उससे बढ़िया रिजल्ट आपको 30 से 35 किलो यूरिया पे मिल गया। तो 15 से 20 किलो खाद आपकी फर्टिलाइज़र भी बच गई। तो इस तरह से आपकी फर्टिलाइज़र सेविंग भी होती है। जो आपका बिजली का या पंप की इफिशियंसी है, उसकी पंप चलाने के लिए जो आपका मोटर या डीजल का खर्चा होता है वो बचा, लेबर का खर्चा बचा, फर्टिलाइज़र बचा, पेस्टिसाइड बचा। तो जैसा कि सर ने अभी बताया था कि अगर हमें अपनी आमदनी दुगनी करनी है तो हम लागत कम कर लें। तो इस तरह से अगर हम ड्रिप इरीगेशन से खेती करते हैं तो हमारी 15 से 20% लागत कम हो जाती है। अब दूसरा पहलू क्या था, किसान इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता, उसके तो उत्पादन बढ़ना चाहिए। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत कुछ थोड़ी बहुत और भी बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिप इरीगेशन से जब भी आप सिंचाई करोगे तो खाद पानी सीधा पौधे के जड़ में जाएगा, आपके खेत में कोई कबाड़ या घास फूस नहीं होगा। तो आपकी जो उत्पादन है वो उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो साफ जाहिर है कि अगर आप ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो 35% से लेके 50% तक आपका उत्पादन बढ़ता है और 15% से लेके 20% तक आपकी उत्पादन लागत घटती है। तो इस तरह से दुगने पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? उधर उत्पादन बढ़ गया और इधर लागत भी घट गई। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि गन्ने के ही स्पेशली हैं और ड्रिप इरीगेशन के हैं। ये हरदोई और लखीमपुर खीरी के ही हैं सारे। तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं कि गन्ना कितना बढ़िया होता है ड्रिप पे। इस तरह से गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना हाइट भी बढ़िया पकड़ता है, पूरी फसल एक जैसी दिखती है क्योंकि खाद और पानी पूरे खेत को एक बराबर एक जैसा मिलता है। देख रहे दूसरी साइड में देखिए, खाद और पानी सीधा पौधे के जड़ में, बाकी एरिया सूखा हुआ है। तो अगर इस तरह से गन्ना होगा तो साफ जाहिर उत्पादन बढ़ेगा ही। ड्रिप इरीगेशन पे अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो जो हमने यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन लिया है वो 550 से लेकर 650 कुंटल के बीच में आया है। आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए रिबलिस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन टीवी को भी हमारी तरफ से धन्यवाद। अंशु जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल पूछेंगे और आपको हाथ खड़ा करना है। हमारी मिट्टी में पानी का कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना % होना चाहिए? ये सबसे पहले ये सर, ठीक है, कितना सही है। एक पीछे से महिलाएं। सर एक और सवाल, एक और सवाल सर आसान सा सवाल। हमारी मिट्टी में हवा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? हवा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? मैम आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तालियां बजा सकते हैं आप। अभी भी 2 और सवाल पूछे जाएंगे। और मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी जितनी भी चीज़ों के बारे में आपने बताया है, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं जो दूर दूर से आए हैं, आप लोगों के लिए आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर धानुका एग्रीटेक का, आपके पास नोट पैड और पेन है, धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022 1800-102-1022। धानुका का नंबर है 1800-102-1022। सीएट लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 1800-22-12-13 1800-22-12-13। रिवुलिश इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है 1800-123-40-33
1800-123-40-33 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 9953218363। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में गन्ना प्रबंधन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने आपको सारी जानकारी दे दी, गन्ना योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे दी। तो आप लोग किसान हैं, आप लोगों को कृषि से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है और जानकारी लेना आपका कर्तव्य। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सर, लखीमपुर खीरी के। तो सर हम जानना चाहेंगे कि कृषि से जुड़ी हुई मेन कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए किसान भाइयों, कृषि विभाग द्वारा आपकी खेत की तैयारी से लेके खेत की तैयारी, फसल की बुआई, कटाई और उसके रखरखाव तक जो भी ज़रूरत होती है सब पर कृषि विभाग जो आपको सब्सिडी देता है। जैसे खेत की तैयारी के लिए आपको ट्रैक्टर, यंत्र जो भी ज़रूरत पड़ती है उस पर अनुदान दिया जाता है 50% तक। लेकिन इसके लिए यही है कि आपको अपना पंजीयन कराना जरूरी होता है। उसमें भी चूँकि सब्सिडी सीमित मात्रा में होती है तो पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत पे होता है। तो पोर्टल पे आपको आवेदन करना होता है। जो किसान भाई पोर्टल पे पहले आवेदन करते हैं उन्हीं को अनुदान का लाभ मिलता है। इसी तरह बुआई के समय बीज पे आप लोगों को अनुदान मिलता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। जो किसान भाई इच्छुक होते हैं अपना पंजीयन पहले से करा के रखते हैं। जिस समय बुआई का समय होता है हमारे सभी ब्लॉकों पे बीज गोदामों पे बीज आ जाता है। आप लोग वहाँ से बीज क्रय करते हैं और बीज क्रय करने के बाद 50% अनुदान आपके खाते में सीधे प्रेषित की जाती है डीबीटी के माध्यम से। इसी तरह फसल की जब बुआई कर देते हैं तो उस पर खाद जो डालते हैं खादों पे भी अनुदान होता है, लेकिन वो अनुदान आपको दिखाई नहीं देता है। जो भी यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आप डालते हैं उस पर अनुदान घटा के आपको अनुदानी दर पे खाद दिया जाता है। तो चूँकि आप लोग उसमें अनुदान जुड़ा दिखता नहीं तो आपको लगता है कि ये यही रेट है, जबकि उस पर काफ़ी रेट अधिक होता है। इसी तरह कृषि रक्षा रसायन जो आप लोग प्रयोग करते हैं, हमारे कृषि रक्षा रसायन जो भी गोदामों पे उपलब्ध होते हैं उस पर भी अनुदान दिया जाता है। जो कृषि रक्षा रसायन होते हैं उसमें भी सेम वही प्रक्रिया है कि आप वहाँ से क्रय करते हैं और 50% अनुदान डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में प्रेषित किया जाता है। इसी तरह से बायो पेस्टिसाइड जो हैं या बायो फर्टिलाइज़र हैं उस पर भी अनुदान दिया जाता है। बायो पेस्टिसाइड पे 75% तक अनुदान दिया जाता है। जिप्सम अगर आप हमारे गोदाम से लेते हैं तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है, लेकिन प्रोसेस वही होगा डीबीटी के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी बुआई से लेकर इसी तरह की रक्षा रसायन में स्प्रेयर आप लेते हैं उस पर भी अनुदान दिया जाता है। फसल कटाई के बाद रख रखाव आप करेंगे तो बखारी की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपकी फसल बुआई, जुताई या कटाई, मड़ाई जो भी ज़रूरत है हर एक यंत्र पे आपको अनुदान मिल रहा है। इसके अलावा आपको वित्त की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप जब कोई फसल लेते हैं, बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान भाई केसीसी बनवाते हैं। केसीसी के माध्यम से आपको फसली ऋण दिया जाता है। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जब इस जनपद में विशेषकर जब केसीसी बनवाने जाते हैं तो गन्ने के लिए केसीसी बनवाते हैं, जबकि आप गन्ने के साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन करते हैं। जैसे इस समय आपके यहाँ गेहूँ है, सरसों है, मटर है, मसूर, चना जो भी फसलें हैं उसको आप केसीसी बनवाते समय नहीं दिखाते हैं। तो जब आप केसीसी बनवा के चले आते हैं तो आपकी फसल बीमा नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि जो फसलें आप बोएं केसीसी उसी के लिए बनवाएं। यदि केसीसी बनवाते समय गन्ना दिखा रखे हैं, बाद में गेहूं की बुआई करते हैं, धान की बुआई करते हैं तो अपने बैंक को सूचना दें ताकि आपकी फसल बीमा हो सके। केसीसी पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप लोग केसीसी बनवाते हैं आपकी लिमिट बन जाती है तो आप लोग मैक्सिमम जो भी लिमिट होता है एक साथ उसमें पैसा निकाल लेते हैं और समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी केसीसी पे ब्याज सब्सिडी होती है वो नहीं मिल पाता है। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि केसीसी पे फसली ऋण जो लेते हैं उस पर ब्याज 7% होता है, लेकिन समय से अगर आप चुकता कर देते हैं तो 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है और आपको मात्र 4% ब्याज देना होता है। लेकिन आपकी जानकारी का अभाव कहें या जो भी कारण हो या समय से आप चुकता नहीं कर पाते हैं
तो आपको 3% सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है। और अगर वो 1 साल से अधिक समय तक नहीं चुकता करते हैं तो जो ब्याज 7% केसीसी पे लगना चाहिए था, वो बैंक अपना साधारण दर पे ले लेता है, जो 10-11% या जो भी बैंक का दर होगा उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है और आप उस कर्जे में फंस जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक सलाह रहेगी कि जब भी आप लोग लिमिट बनवाएं उतना ही अपना निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि अगर 2 लाख की आपकी लिमिट है तो 2 लाख एक साथ निकालें। जैसे किसी के पास एटीएम होता है तो ऐसा नहीं करता कि एक साथ पूरा निकालता है, उसे 10,000 ज़रूरत है 10,000 निकाला, कहीं से बच गया ले जाके 5,000 डाल दिया। ऐसे ही आप भी केसीसी का प्रयोग करें कि जब भी आपको जितनी ज़रूरत हो उतना निकालें, और अगर कोई फसल की आप बिक्री किए हैं और कुछ पैसा आया उसको जमा कर दें ताकि ट्रांजैक्शन होता रहे और ब्याज की सब्सिडी का लाभ मिल सके। ऐसा आप करेंगे तो 4% बहुत मिनिमम ब्याज दर है, लाभ पाएंगे और आप लोग चुकता भी कर पाएंगे। किसी गलत फहमी में ना पड़ें, क्योंकि लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ऋणमोचन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अगर अपना समय से चुकता करते रहेंगे तो यही 4% ब्याज कुछ नहीं है और आप उसको चुका ले जाएंगे। इसके अलावा फसल बीमा योजना संचालित होती है। आपकी रबी की फसल अभी कटाई का समय आ गया है, मौसम अच्छा है, फसल बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारण से प्राकृतिक आपदा आ जाती है और आपकी फसल का नुकसान हो जाता है प्राकृतिक आपदा के कारण, और अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा करा रखा है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको क्षतिपूर्ति का लाभ मिल जाएगा। चूँकि यहाँ किसान भाई गन्ने की फसल के लिए केसीसी बनवाते हैं और गन्ना फसल बीमा से आच्छादित नहीं है, तो बैंक भी आपके केसीसी से फसल बीमा नहीं कर पाता है और आप लोग भी आगे बढ़ के अपनी फसलों का बीमा नहीं कराते हैं। जैसे अभी खरीफ में अक्टूबर में बारिश हो गई, काफ़ी क्षति हुआ था। जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा कराया था उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है, जिन किसान भाइयों ने नहीं कराया था उनको नहीं मिल पाया। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आने वाले खरीफ में 31 जुलाई लास्ट डेट होगा खरीफ का, 2% आपको प्रीमियम देना होगा और अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। यदि आप केसीसी बनवाए होंगे उस फसल के लिए तो बैंक काट देगा, लेकिन यदि नहीं उस फसल के लिए केसीसी बनवाएं तो अपने बैंक को लिख के दे दें कि मैं इस फसल के लिए केसीसी बनवाया था लेकिन खरीफ में फला फसल बोने जा रहा हूं, तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि आपकी फसल का बीमा करे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्वयं से भी अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं और किसी भी आपदा की स्थिति में आपको लाभ मिल पाएगा। इसी तरह से अभी चूँकि गन्ने की चर्चा हो रही है, गेहूं की फसल की कटाई होगी, तो पराली जो आपका धान में अभी निकला था या गन्ने की निकलती है, तो इसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। किसान भाई क्या करते हैं, गन्ने की कटाई किए और जो पत्ती होती पराली होती उसको खेतों में जला देते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय एनजीटी भी इस चीज़ पे बहुत सख्त है। आप लोग देखते होंगे तमाम आप लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ भी अनावश्यक रूप से हुई क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे थे। तो मैं किसान भाइयों से चाहूँगा कि आप किसी भी कार्रवाई से बचें और अपने जो भी पराली है, चाहे गन्ने का हो, धान का हो या गेहूं का हो, उसको वहीं मैनेज करें। यदि आपके पास पशुपालन है तो पशुओं के लिए चारा में भी प्रयोग कर सकते हैं या गौशाला में दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, या चाहें उसको सड़ा के खाद बना सकते हैं। तो कृषि विभाग द्वारा संचालित ये सारी योजनाएँ थी, आप लोगों ने समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर चाहूँगी एक सवाल जो आपने योजनाओं के बारे में उससे बताया उससे रिलेटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। पहले मैं चाहूँगा इधर से माताएं बहनें जो हैं इधर से बताएं, अगर इधर नहीं बता पाएंगे इधर। आप लोग केसीसी लेते हैं, अगर समय से चुकता कर देंगे तो ब्याज क्या दर पड़ेगा? अच्छा ये बताइए नहीं को। अच्छा धन्यवाद, आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों की कोई समस्या है या सब कुछ समझ में आ गया? कोई सवाल, कोई जवाब, कोई समस्या, कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो आज बताया गया है? गन्ना प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रख रखाव, ड्रिप्स इरिगेशन के बारे में कोई समस्या, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? एक एक करके सवाल लेंगे सर। आप अपना नाम, कहाँ से और सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप सर? सर मैं अमेरिका प्रसाद, ग्राम जमकोना, ब्लॉक नकहा का रहने वाला हूँ जी। सवाल ये है सर हमारा कि जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि समय से ऋण देने पर 3% ब्याज की बचत होती है, लेकिन हम किसानों के जानकारी के अभाव में हम ये नहीं समझ पाते हैं कब लेना है और कब देना है, क्योंकि साल में फसलें 2 होती हैं, एक रबी एक जायद
और एक खरीफ 3 होती हैं, प्राय तो 2 होती हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। वास्तव में बहुत किसान ये नहीं जान पाते हैं कि कब लेना। देखिए आपकी 2-3 फसलें जो भी उससे नहीं, मतलब मेन जो बैंक लोन देती है खरीफ और रबी के लिए 2 फसल मान के लोन करती है, खरीफ का एक रबी का। खरीफ की जो लोन आपकी होती है सितंबर तक की होती है, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भी लोन आप लेंगे वो खरीफ की होगी। अक्टूबर से मार्च तक जो भी लोन लेंगे वो रबी की मान लेती है, ठीक है। खरीफ का जो लोन आपने सितंबर तक लिया है, अगर उसको आप अगले 6 महीने तक चुका देते हैं विदिन 6 मंथ, ये मान के चलती है कि आप अगर जो भी लोन ले रहे हैं वो फसल बिकने के बाद ही चुकाएंगे। 6 महीने में अगर चुका देते हैं तो समय से माना जाता है, उस पर ब्याज पे अनुदान मिल जाएगा। जैसे सितंबर आपका बीत गया, आप चाहे अप्रैल में लिए हों, चाहे अगस्त में, चाहे सितंबर में, सितंबर जो आपका बीत गया है उससे 6 महीने के अंदर आप चुका देंगे तो मान लिया जाए समय से, और उस पर ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। पिछले साल अप्रैल में कर्जा लिया था, केसीसी से निकाला था पैसा, तो वो हम ये समझते हैं, हमारी समझ में यही आ रहा है 31 मार्च से पहले जमा करना है, तो हमको अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। देखिए वही मैं कहा, चाहे अप्रैल में लीजिए चाहे सितंबर में, आपका खरीफ बीतने के 6 महीने के अंदर अगर चुका देते हैं तो अनुदान मिल जाएगा। मतलब अप्रैल में लिए होंगे तब भी 31 मार्च पहले चुका देंगे, मिल जाएगा अनुदान। चाहे सितंबर में लिए होंगे तब भी आपको 31 मार्च पहले चुकाना होगा। मतलब वो फसली सीजन जोड़ते हैं, महीना नहीं। अगर फसली सीजन के हिसाब से आप चुकता करते हैं तो अनुदान मिलेगा। और वही जब जैसे 1-2 दिन भी एक्स्ट्रा हो गए तो अनुदान नहीं मिलेगा, लेकिन 7% का ब्याज मिलेगा। लेकिन 1 साल से अधिक हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और सवाल? सर आप अपना नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शुक्ल, ग्राम अनिया कला, ब्लॉक लहरपुर, जनपद सीतापुर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो गन्ने की दवाई बताई थी सेम्परा, तो उसको डालने के बाद में चौड़ी पत्ती का केवल खरपतवार नष्ट होगा, दूसरे जो खरपतवार हमें रहेंगे तो उसके बाद हम उसकी कब बुराई करें, कितने दिनों के बाद बुराई करें जो दूसरे खरपतवार हमारे? तो देखिए, मोटे के साथ साथ बहुत सारे अन्य खरपतवार भी खेत में उगते हैं। तो सैंपरास के बारे में जो मैंने बताया वो सिर्फ मोटे के लिए। अगर आपके खेत में मोटे के अलावा कुछ सकरी पत्ती के या कुछ और चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगते हैं तो उसके साथ आप दूसरी दवाएं मिला सकते हैं सैंपरा के साथ। जैसे आप बैरियर आता है धानुका का जो मेट्रिम्यूजिन है, आप उसको उसमें 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं, या आप 2,4-D अमीन सॉल्ट मिला सकते हैं। तो जो अन्य चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार है मोटे के साथ वो भी आपसे समाप्त हो जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि जो किसान भाई केसीसी के विषय में बहुत संदेह भ्रम वाली बात है कि हम लोग, जब सर ने बताया था कि क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि गन्ना का इंतजाम हम लगा दें उसमें, तो हमारा किसी से ज्यादा पैसे का बन जाएगा। तो समस्या है कि गन्ना भी हमारी जो फसल है वो 2 साल तक चलती है, 2 साल के बाद हमारा गन्ना खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा ये स्वयं का मानना है, मैं बैंक में हमने जाके मैनेजर से बात की है कि सर मैंने गन्ना लगाया था, गन्ने की पेड़ी कट गई है, तो आप अब हमारी जो दूसरी फसल हम लगाए हैं, अब हमारा धान का प्रीमियम या हमने खेत में लाही बोई है या गेहूं का प्रीमियम आप काट लीजिए। तो बैंक वाले हमको मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरा सर से अनुरोध है कि आप ये हमारी बात आगे शासन तक पहुंचाएं, जिससे कि जो किसानों को समस्या होती है ये ना हो। बैंक वाले हमको ये न बताए कि मतलब आपने गन्ना बोया है तो गन्ने का ही वो आपका नहीं कटेगा, हम धान का नहीं कर सकते। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने बैंक वाले से रिक्वेस्ट किया कि आप करिए तो वो नहीं करता। कौन सा बैंक है आपका? हमारा तो हरियाणा बैंक लगता है, हम सीतापुर, हमारा लहरपुर जनपद, वो सीतापुर जनपद है, लहरपुर ब्लॉक है। देखिए कोई किसान भाई सिर्फ गन्ना नहीं बोलते, जो आपने कहा सही कहा, गन्ने के साथ अन्य फसलें भी उगाते रहते हैं। लेकिन ऐसी अगर किसी ब्रांच से समस्या आती है तो बताइए उसको पानी, क्योंकि बैंक की बैठक होती है, उन्हीं द्वारा बताया जाता है कि सारे लोग आवेदन जो करते हैं गन्ने के लिए करते हैं, मजबूरी हो जाती है। जबकि आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं। अगर कोई सूचना गलत देके लोन लेते हैं समझ लीजिए बहुत गलत है। अगर आप गन्ने के साथ दूसरी फसल लिए हो, गन्ने का लोन कर रहे हैं तो ऐसे ही गलत है। आपको सही सूचना देके पहली चीज को लोन नहीं करानी चाहिए। यदि आपने पूरा गन्ना एक साथ हो रखा है, गन्ने की तरह बाद में चेंज करके लिखित दीजिए, मौखिक कोई बात में लिखित दीजिए। अगर वो लिखित में कार्रवाई करते तो बैंक के लिए भी कानून बने हैं, आप लिखित रूप से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई और समस्या, कोई और सवाल? तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है वो हम कुछ किसानों को सर्टिफिकेट देना चाहेंगे
और धानुका एग्रीटेक की तरफ से वो उन किसानों को जो है कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं आप लोग आगे आ जाइए। मैं किसानों का नाम लूँगी, आप एक एक करके लाइन लगा लीजिएगा, आप एक एक करके ऊपर आइएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके नाम लूँगी आपका। सर आप लोग आगे आ जाइए प्लीज़। सबसे पहले शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, संतोष वाजपेयी जी, प्रधान प्रजापति जी, आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, लाइन लग गए, ऊपर एक एक करके आइएगा, तालियां बजाते रहिए। संतोष वाजपेयी जी, प्रधान प्रज्ञान प्रजापति जी, सुरेश सिंह जी, श्रीमती बबीता देवी जी, श्रीमती करिश्मा देवी जी, गंगा राम जी, गुलकंदा जी, प्रेम सागर जी, श्रीमती गीता देवी जी, मनोज कुमार जी, राम सनेही जी। ये कार्यक्रम हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से कर रहे हैं, साथ में धानुका एग्रीटेक सीएट लिमिटेड और रिवोल्यूशन इरिगेशन इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो है लखीमपुर के 5 बीटीएम ऑफिसर हैं जिनके सहयोग से आज यहाँ पे किसान आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को भी हम कुछ सम्मान दे सके। अनीश जी गोला से, संतोष कुमार जी, सत्येंद्र वर्मा जी, शुभम पांडे जी और राजेश कुमार जी। अनीश जी, संतोष कुमार जी, सत्येंद्र वर्मा जी, शुभम पांडे जी और राजेश कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सहयोग के लिए। हो गया। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई बहन मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय दिया और आप शांति से बैठे रहे। 3-4 घंटे आपने सुना हमने क्या बताया इसके बारे में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी मौजूद एक्सपर्ट्स थे, धानुका एग्रीटेक की तरफ से, सीएट लिमिटेड की तरफ से, रिवोल्यूशन इरिगेशन इंडिया की तरफ से और साथ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से स्पेशली सर आप अरविंद चौधरी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। डॉक्टर दया श्रीवास्तव सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीतापुर से यहाँ पे आए हैं, किसानों को जानकारी देने के लिए आपने बहुत उचित जानकारी दी है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक का 1800 102 10 22, सीएट लिमिटेड का 1822 12 13, साथ में रिवोल्यूशन इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 1800 123 40 33 और ग्रीन टीवी का 9953 21 83 63। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों के योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।